मीरपुर नाम के एक छोटे से गांव में हरिदास नाम के एक गरीब किसान के 2 बेटे थे। बड़ा बेटा भोला और छोटा बेटा राजू। भोला स्वभाव से बहुत ही मेहनती, ईमानदार और अपने परिवार का ख्याल रखने वाला था। वह सुबह सुबह उठकर जंगल जाता और लकड़ियां काटकर घर लाता। दिन भर वह पिताजी के पास बैठकर उनकी देखभाल करता और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखता। भोला का सपना था कि वह अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले और एक अच्छा जीवन दे। वहीं दूसरी तरफ राजू बिल्कुल अपने भाई से अलग था। राजू का स्वभाव चंचल और चालाक था। वह दिन भर गांव में इधर उधर घूमता रहता, दोस्तों के साथ खेलता और मजाक करता। कामकाज में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। बेटा राजू, मैं कब से देख रहा हूँ कि तू बिल्कुल भी काम धंधा नहीं करता। अब तेरी उम्र ऐसी हो गई है कि तुझे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। देख, अपने भाई को वो दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है और परिवार का सहारा बना हुआ है। तुझ में भी वही काबिलियत है, मगर तू कब समझेगा? अरे पिताजी, आप हर समय मुझे ही क्यों टोकते रहते हैं? अभी मेरी उम्र ही क्या है? मुझे क्यों इतनी जल्दी जिम्मेदारी उठानी है? और फिर मैं कोई ऐसा वैसा काम नहीं करूंगा। आप देख लेना, जिस दिन मैं कुछ करूंगा मैं सीधा अमीर बनूंगा। सब लोग मेरा नाम लेंगे। बेटा, ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, असल में उतनी ही कठिन है जो लोग मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। असली मजा उनकी कमाई में है। ये अमीरी का ख्वाब देखना तो आसान है, लेकिन जो बिना मेहनत के अमीर बनने का सोचते हैं वो अक्सर अपना सब कुछ खो बैठते हैं। दुनिया का दस्तूर है, मेहनत से कमाया हुआ धन ही टिकता है। ये हवाई सपने बहुत खतरनाक होते हैं। अरे पिताजी, आप भी ना बस पुराने जमाने की बातें करते रहते हैं। अब जमाना बदल गया है। लोग स्मार्ट तरीके से काम करके अमीर बन रहे हैं। मेहनत करने का जमाना गया। अब देखना, मैं एक ऐसा काम करूंगा जिससे एक ही बार में नाम और पैसा दोनों मिलेगा। इतना बोलकर राजू बाहर चला जाता है। तभी वहाँ भोला आता है। पिताजी, राजू को समझाने की कितनी बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन वह सुनता ही नहीं है। हर बार वही बात, वही आलस। बेटा, तू थोड़ा सब्र रख, हो सकता है वक्त के साथ उसे अक्ल आ जाए। पिताजी, सब्र ही तो कर रहा हूँ। मैंने उसे समझाया कि कोई छोटा मोटा काम ही कर ले, मेहनत करने से जिंदगी बदल सकती है, लेकिन हर बार वह बात को टाल देता है। ठंड के बढ़ते ही सर्द हवाओं ने अपना जोर पकड़ लिया। अब ठिठुरती ठंड में लोगों के लिए आग जलाना जरूरी हो गया था। ऐसे में लकड़ियों की मांग अचानक से आसमान छूने लगी। गांव के हर घर में आग जलाने के लिए लकड़ियों की जरूरत महसूस होने लगी। बाजार में लकड़ियों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी और इसी के साथ भोला का काम भी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। सुनो राजू, कल से तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने नहीं जाओगे। अब वक्त आ गया है कि तुम भी काम करना शुरू करो। कल से तुम मेरे साथ जंगल चलोगे और लकड़ियां काटने में मेरी मदद करोगे। लेकिन भैया, मैं कैसे काम कर सकता हूँ? मैं अभी बच्चा हूँ। मुझे तो बस अपने दोस्तों के साथ खेलना है। राजू, जिंदगी सिर्फ खेलने के लिए नहीं होती। लकड़ियों की कीमत आसमान छू रही है और ये हमारे लिए कमाने का सबसे अच्छा मौका है। अगर मैं अकेला लकड़ियां काटने जाऊं तो इतना काम नहीं हो पाएगा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन भैया, मुझे जंगल से डर लगता है। वहाँ जानवर होते हैं और लकड़ियां काटना भी बहुत मुश्किल काम है। देखो राजू, डर से जिंदगी नहीं चलती। अगर तुम्हें यहाँ रोटी खानी है तो तुम्हें काम करना होगा, वरना कल से तुम यहाँ खाना मत खाना। राजू समझ जाता है कि अब उसके खेलने कूदने के दिन गए, तो वह सोच लेता है कि उसे अब कल से काम करना होगा। भोला और राजू ने कल से ही जंगल जाना शुरू कर दिया था। रोज सुबह जल्दी उठकर वे बैलगाड़ी लेकर जंगल की ओर निकलते। वहां पहुंचकर वे घंटों मेहनत करते और खूब सारी लकड़ियां काटकर अपनी बैलगाड़ी में भर लेते। दिन भर की मेहनत के बाद वे शाम को अपने गांव लौटते और सारी लकड़ियां गांव की दुकान पर बेच देते। धीरे धीरे उनका काम बढ़ने लगा और भोला ने कुछ ही दिनों में अच्छा खासा पैसा कमा लिया। भोला के घर में अब खुशहाली आने लगी। उसके पिताजी, जो पहले काफी चिंतित रहते थे, अब गर्व महसूस करने लगे। गांव में भी लोग भोला की तारीफ करने लगे और उसका नाम हर जगह चर्चा का विषय बन गया। एक दिन राजू अपने घर जा रहा होता है, तभी उसे उसका दोस्त मिल जाता है। अरे राजू, क्या बात है भाई?
अब तो तू हमारे पास भी नहीं आता। इतने दिन हो गए तुझे हमारे साथ बैठे या घूमे हुए। अरे क्या बताऊं मोहित, अब समय ही नहीं मिलता। भैया ने बोल दिया है कि लकड़ियां काट कर लानी है। अब भैया और मैं ही रोज जंगल जाते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं, लकड़ियां काटते हैं और फिर लखन को बेचनी पड़ती हैं। लेकिन भाई, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। मेरे पिताजी बता रहे थे कि तेरे दादा के पास बहुत सारा धन था। वो जमीन, जायदाद, गहने, जेवर सब कुछ उनके पास था। लेकिन मेरे पिताजी कहते हैं कि तेरे पिताजी ने वो सारा धन अपने पास रख लिया और अब उसे छुपा दिया है। क्या बात कर रहे हो भाई? अगर हमारे पास इतना सारा पैसा होता तो क्या हम ये मजदूरी कर रहे होते, जंगल में दिन रात खट रहे होते? मेरे भैया को भी ये काम छोड़कर आराम करने का मौका मिलता। और वैसे भी मेरे पिताजी ने ऐसा कुछ कभी हमें बताया नहीं। भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी ने तो साफ साफ कहा है कि तेरे दादा के पास गांव में सबसे ज्यादा जमीन थी, लोग उनकी इज्जत करते थे, उनके पास गहने, खेत खलिहान सब कुछ था। लेकिन अब ये सब कहां गया? पता नहीं भाई, लेकिन सच कहूं, ये सब बातें सुनने में ही अजीब लगती हैं। अगर इतना कुछ हमारे पास था तो आज हम ये हालात क्यों झेल रहे हैं? दिन रात मेहनत करके पेट भरने के लिए संघर्ष क्यों कर रहे हैं? राजू अपने घर को आने लगता है, लेकिन उसके दिमाग में मोहित की बात छप चुकी थी, जो अब उसके मन में लालच जगने लगी थी। पिताजी, क्या आपने हमसे कुछ बात छुपाई है? आज मोहित से बात हुई तो उसने बताया कि आपके पिताजी के पास बहुत सारा धन था। वो कह रहा था कि आप लोगों ने वह सारा धन छुपा दिया है। पिताजी, कहीं ये बात सच तो नहीं है? राजू, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ऐसा कुछ नहीं है। अगर हमारे पास इतना सारा धन होता तो क्या हम आज ये मजदूरी कर रहे होते? क्या तू और तेरा भाई दिन रात जंगल में लकड़ियां काट रहे होते? लेकिन पिताजी, लोग क्यों कहते हैं कि हमारे दादा के पास बहुत संपत्ति थी? मोहित ने बताया कि उनके पास खेत, जमीन, जायदाद, गहने सब कुछ था। तो फिर ये सब कहां गया? बेटा, ये सारी बातें आधी सच्चाई और आधा भ्रम है। हाँ, तुम्हारे दादा के समय में हमारी स्थिति अच्छी थी। उनके पास थोड़ी जमीन, जायदाद और गहने थे, लेकिन वो सब वक्त के साथ बिकता चला गया। मुश्किल वक्त में हमने उसे बेचकर अपना गुजारा किया। ये सुनकर राजू बाहर चला जाता है। अरे मोहित, मैंने अपने पिताजी से पूछा था, लेकिन वह तो साफ कह रहे हैं कि उनके पास कोई पैसे नहीं है। अब मुझे तो शक हो रहा है कि वह झूठ बोल रहे हैं। नहीं राजू, तेरे पिताजी झूठ क्यों बोलेंगे? मुझे लगता है वह तुझसे कुछ छुपा रहे हैं। सच तो यह है कि शायद वह तुझे मजदूरी करते हुए ही देखना चाहते हैं। लेकिन मोहित, इसका मतलब क्या हुआ? मैं आखिर क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं। एक बात ध्यान से सुन। मुझे एक रास्ता पता है, थोड़ा खतरनाक है, लेकिन शायद यही तरीका काम आए। जंगल के रास्ते में एक डाकू रहता है। वह बड़ा चालाक और खतरनाक आदमी है, लेकिन एक काम का सौदा कर सकता है। अगर तू उसके पास जाए और अपने भाई को पकड़वा दे तो वह बदले में पैसे मांगेगा। पर मोहित, यह तो बहुत बड़ा खतरा है। और अगर मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं निकले तो मेरे भैया कैसे वापस आएंगे? अरे उसकी चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। उस डाकू से मैं खुद बात कर लूंगा। वह मुझे जानता है और मैं उसे मना लूंगा कि वह तेरे भाई को बिना पैसे लिए छोड़ दे। लेकिन अगर सच जानना है कि तेरे पिताजी के पास पैसे हैं या नहीं, तो यह तरीका ही सबसे सही है। नहीं मोहित, मैं अपने भैया को इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं डाल सकता। चल ठीक है, मैं घर चलता हूं। पिताजी, मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि राजू को सच बता दिया जाए। आखिर उसे भी तो पता चलना चाहिए कि उसके पिताजी ने उसके लिए कितना सारा धन छोड़ा है। नहीं भोला, अभी वह इस सच को जानने के योग्य नहीं है। अगर उसे यह पता चल गया कि उसके पास इतना धन है तो वह मेहनत करना छोड़ देगा। उसके अंदर की लगन, उसकी मेहनत करने का जज्बा खत्म हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि वह अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने रास्ते पर आगे बढ़े, न कि धन के सहारे। लेकिन पिताजी, अगर हमने उसे इस सच से दूर रखा और किसी और से उसे पता चला तो वह हम पर भरोसा करना छोड़ देगा। क्या यह बेहतर नहीं होगा कि हम खुद उसे सच बता दें, ताकि वह हमारे इरादों को समझ सके? मैं तुम्हारी बात समझता हूं बेटा, लेकिन हर सच वक्त पर ही सामने आना चाहिए। अगर सच वक्त से पहले बताया गया
तो वह नुकसान भी पहुंचा सकता है। अभी राजू को अपने पैरों पर खड़ा होना सीखने दो। जब वह सही वक्त पर मेहनत और संघर्ष का महत्व समझ लेगा, तब मैं खुद उसे सच बता दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन एक बूढ़े चाचा आते हैं। अरे आओ आओ, कैसे आना हुआ? सब कुशल मंगल तो है? सेठ जी, कुशल मंगल तो कहाँ, अब आपको क्या बताएं, हमारी तो ठंड ने कमर ही तोड़ दी है। इतनी भयानक ठंड पड़ रही है कि हमारे गांव के हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कंबल और पानी की भारी कमी हो गई है और काम धंधा तो पहले से ही ठप पड़ा है। लोग जैसे तैसे ठंड में बिना किसी सहारे के जीने को मजबूर हैं। हाँ, यह ठंड सच में बहुत परेशान कर रही है, लेकिन ये हालात तो और भी चिंताजनक लग रहे हैं। तुम्हारी बात सुनकर दिल दुखी हो गया। बोलो, मैं क्या मदद कर सकता हूँ? सेठ जी, अगर आप कुछ मदद कर सकें, कुछ कंबल, खाना या जरूरत की चीजें दे सकें, तो हमारे गांव के लोग आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अरे क्यों नहीं, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा सिखाया था कि जरूरतमंदों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। वह कहते थे, जितना तुम लोगों के लिए खर्च करोगे, उतना ही ऊपर वाला तुम्हें और देगा। मुझे खुशी होगी कि मैं अपने पिताजी की बातों पर खरा उतर सकूं। बेटा भोला, इधर आओ, जरा कोठी से कुछ सोने के सिक्के और कंबल निकाल कर लाओ, और हाँ, उन लोगों के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम भी करवा दो। अभी लाता हूँ पिताजी। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना होते तो हमारे गांव के लोग शायद यूं ही इस ठंड में मर जाते। भगवान आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें। हरिदास दिखने में तो गरीब था, लेकिन उसके पिताजी की पूंजी बहुत ही ज्यादा थी। यह बात उसने अपने सबसे छोटे बेटे को नहीं बताई थी, और जब भी कोई गरीब उसके घर आता, वह उसे खाली हाथ नहीं भेजता। भैया, लगता है इस बार हमें जंगल से और लकड़ियां लानी पड़ेंगी। गांव में लकड़ियों की बहुत कमी हो गई है। हाँ, तू सही कह रहा है राजू, सर्दियां भी आ रही हैं और घर घर में चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। बिना लकड़ी के तो मुश्किल हो जाएगी। और सिर्फ चूल्हा जलाने की बात नहीं है, गांव में मंदिर की मरम्मत भी करनी है, उसमें भी काफी लकड़ी लगेगी। तो फिर कल से ही चलना पड़ेगा जंगल की ओर। जितनी ज्यादा लकड़ी काट पाए उतना अच्छा रहेगा। हमें कोशिश करनी होगी कि इस बार भरपूर लकड़ी लेकर आई, ताकि गांव वालों को परेशानी न हो। अगले दिन राजू के घर पर कुछ लोग आते हैं। राजू के पिताजी राजू को बाहर भेज देते हैं। राजू जैसे ही गांव के चौपाल पर पहुंचता है, उसे मोहित मिल जाता है। अरे मोहित, कैसा है भाई? सब ठीक ठाक? हाँ राजू, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तू मिल गया, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। मुझे क्यों भाई, क्या बात है? भाई, तूने कुछ दिन पहले कहा था ना कि तेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है और घर की हालत भी ठीक नहीं है। हाँ मोहित, घर की हालत सच में खराब है। पिताजी बहुत परेशान रहते हैं। तो फिर एक बात बता राजू, जब तेरे पिताजी के पास पैसे नहीं है, तो गांव के बाहर दूसरे गांव में जो चाचा जी रहते हैं, उन्हें तेरे पिताजी ने सोना और कंबल दिया है और उनके गांव में सब जगह बंटवा है। तो तेरे पिताजी के पास इतनी ढेर सारे पैसे कहां से आए? ये तो कैसी बातें कर रहा है मोहित? तू मेरे ही पिताजी के बारे में बात कर रहा है क्या? अरे हाँ भाई, मैं तेरे ही पिताजी के बारे में बात कर रहा हूँ। गांव के बाहर जो चाचा जी रहते हैं, उन्होंने खुद बताया है कि वह तेरे पिताजी से सोना और कंबल ले हैं और कुछ लकड़ियों लाइन जो पूरे गांव में बांटी जाएगी। मेरे पिताजी भी उसी गांव से कंबल और लकड़ियों लेकर आए हैं। ये तो कैसी बातें कर रहा है मोहित? मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा एक बात बता भाई, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? वह पिताजी ने कहा है कि मैं घर के बाहर चले जाऊं। कुछ लोग आ रहे हैं बात करने के लिए, तो मुझे इस हमारे घर से बाहर भेज दिया। तो समझ जा राजू की तेरे घर पर वह लोग पैसे लेने के लिए ही आए हैं। अगर तुझे पता लगाना है कि तेरे घर पर कौन है, तू अभी जा और जैसे ही वह लोग बाहर निकले तो उनसे ही पूछ लेना। राजू अपने घर को जाता है और जैसे ही वह लोग बाहर आते हैं, राजू उनके पास जाता है। आप कौन हैं और हमारे घर पर क्या काम था? अरे बेटा, तुम राजू हो ना, सेठ जी के बेटे? हाँ, मैं ही राजू हूँ, लेकिन आप कौन हैं और मेरे पिताजी से क्या काम था आपका? बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी से कुछ जरूरी काम के सिलसिले में मिलने आया था। असल में मुझे उनसे कुछ पैसे लेने थे जो उन्होंने पहले देने का वादा किया था। पैसे? किस बात के पैसे? दरअसल कुछ समय पहले तुम्हारे पिताजी ने मेरी मदद की थी, लेकिन अब मुझे और सहायता की जरूरत है, इसलिए मैं उनसे मिलने आया था। राजू समझ जाता है कि उसके पिताजी ने उसे झूठ बोला है।
उनके पास बहुत पैसा है। यह बात सुनकर राजू को बहुत ही दुख होता है कि उसके पिताजी ने उसे इस योग्य न समझा कि उसे यह बात बतानी चाहिए थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। राजू अपने दोस्त के पास जाता है। वह बहुत ही गुस्से में होता है। अरे मोहित, अब समझ में आ गया कि सच्चाई क्या है। मैं बेवकूफ था जो तुझसे दूर भाग रहा था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। अच्छा, तो आखिरकार तुझे अक्ल आ ही गई। मैंने पहले ही कहा था कि दुनिया में ईमानदारी से कुछ नहीं मिलता। अगर पैसा कमाना है तो चालाकी और ताकत दोनों चाहिए। अब मुझे समझ आ गया है कि सीधे साधे बनकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। तू जो डाकू की बात कर रहा था ना, मुझे वो ठीक लग रही है। अगर हमें एक बार में ढेर सारा पैसा मिल सकता है तो हमें वो मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब तेरा भी इरादा पक्का है? हाँ मोहित, 100%। लेकिन मेरी एक शर्त है, जो भी पैसे मिलेंगे उनमें से आधा मेरा होगा। मैं कोई छोटा मोटा काम करने नहीं आया हूँ, बराबरी का हिस्सा चाहिए। ठीक है, चल मैं तुझे बांटा दूंगा। मोहित अपने घर को आ जा। पिताजी, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया है राजू। अब अपने ही बड़े भैया को डाकुओं के हाथों पकड़वाने के लिए तैयार है। बहुत बढ़िया, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मोहित, अब हम उसे भी डाकुओं के हवाले कर देंगे और सारा पैसा खुद लेकर भाग जाएंगे। यह सारी चाल मोहित के पिताजी अंकित की थी, जो यह चाहता था कि राजू को यह बात पता चले और वह अपने भैया का ठिकाना बता दे, जिससे वह सारा पैसा उसके पिताजी का लेकर भाग जाए। सुनो बेटा, मैं सोच रहा हूँ कि अब और ज्यादा देर तक राजू को अंधेरे में नहीं रखना चाहिए। उसे सच बता देना चाहिए कि उसके पिताजी के पास भारी संपत्ति है। पिताजी, आप ये क्यों कह रहे हैं? अब तक तो हम उसे अंधेरे में रखकर अपने फायदे के बारे में सोच रहे थे, फिर अचानक ये बदलाव क्यों? बेटा, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज लालच होती है। अगर राजू को खुद से यह बात पता चल गई तो कहीं ऐसा न हो कि वह हमसे पहले ही कोई चाल चल दे। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। अगर उसके मन में लालच जाग गया तो वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन क्या हम यूं ही उसे सब कुछ बता देंगे? नहीं बेटा, सीधा सच बताना हमेशा फायदेमंद नहीं होता। हमें उसे इस तरह से बताना होगा कि वह हमारी बातों में फंस जाए और वही करे जो हम चाहते हैं। वही अंकित डाकुओं के पास जाता है। कौन है बे? कौन आ गया हमारे इलाके में? अरे कालिया भाई, घबराने की जरूरत नहीं। मैं ही हूँ, तुम्हारा पुराना साथी अंकित। अरे अंकित भाई, ये कैसे आना हुआ? हमें कैसे याद कर लिया? हम जैसे डाकुओं से मिलने तो शरीफ लोग कम ही आते हैं। अरे भाई, तुम लोगों की जरूरत ही कुछ ऐसी पड़ गई है। एक छोटा सा काम है, सोचा तुम ही से करवाऊं। हम डाकू लोग तो बस काम करने के लिए ही बैठे हैं। बताओ क्या करना है? कल सुबह जंगल से भोले और राजू जाने वाले हैं। तुम्हें उन्हें पकड़ लेना है और फिरौती में उनके पिताजी से ढेर सारा सोना वसूलना है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन अंकित भाई, तुम जानते हो कि हम मुफ्त में कोई काम नहीं करते। इस सौदे में हमारा भी हिस्सा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम जो चाहो ले लेना, पर काम पक्का होना चाहिए। जैसे ही सुबह होती है, भोला और राजू दोनों जंगल की ओर जाते हैं। तभी उन्हें डाकू पकड़ लेते हैं। मोहित, तूने मुझे धोखा दिया। हमने मिलकर मेरे भैया को पकड़वाने का प्लान बनाया था और अब तूने मुझे ही पकड़वा दिया। मोहित आंखें नीची कर लेता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता। तभी मोहित के पिता ठाका लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओ बेवकूफ लड़के, तुझे क्या लगता है मोहित तेरा दोस्त है? अरे मैं ही था जिसने मोहित से कहा कि तुझे ये झूठी कहानी सुनाए। मैंने ही उसे समझाया कि तेरे पिताजी बहुत अमीर हैं, उनके पास बेहिसाब दौलत है। मोहित, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या हमारी दोस्ती इतनी कमजोर थी कि तूने अपने ही दोस्त को बेच दिया? तभी गांव का एक आदमी मोहित के पिताजी को बताता है कि भोला और राजू को कुछ गुंडों ने पकड़ लिया है। वह जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तभी मोहित के पिताजी समझ जाते हैं कि यह अंकित नहीं करवाया होगा, क्योंकि वह उनका बहुत पहले का दुश्मन है। तो उन्होंने बिना देरी किए पुलिस को लेकर पहुंच गए। पुलिस जंगल की ओर जाती है। अंकित और कालिया दोनों को पकड़ लेती है। अंकित, माना कि तेरी और मेरी दुश्मनी बहुत पुरानी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू मेरी औलाद को इस दुश्मनी का हिस्सा बना देगा। तूने मेरे बच्चों को उन खूंखार डाकुओं के हाथों में सौंप दिया।
क्या तेरी नफरत इतनी बढ़ गई थी कि तुझे ये भी याद नहीं रहा कि बच्चे मासूम होते हैं? मुझे माफ कर दीजिए सेठ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं पैसों के लालच में अंधा हो गया था। मैंने सोचा नहीं था कि यह सब इतना बड़ा बन जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए। मैं कसम खाता हूं कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। माफी? तुझे लगता है कि सिर्फ एक माफ कर दीजिए से तेरे गुनाह धुल जाएंगे? नहीं अंकित, तेरी इस हरकत ने मेरी औलाद को मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया था। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या तब भी तू यूं ही माफी मांगकर बच जाता? नहीं, अब तेरे लिए माफी नहीं, अब तेरे लिए सिर्फ सजा है, और वो सजा ऐसी होगी कि तुझे तेरा हर पाप याद आएगा। सेठ जी, रहम कीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। मैं सच में पछता रहा हूं। मेरी एक गलती थी, लेकिन मैं इसे सुधारना चाहता हूं। अब पछताने का वक्त निकल चुका है अंकित। अब तुझे वो आग जलाएगी जो तूने खुद लगाई है। अब माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलेगी। पुलिस अंकित को पकड़कर ले जाती है और कालिया को भी। बेटा राजू, माना कि मैंने तुझसे यह नहीं बताया कि हमारे पास अपार संपत्ति है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तू किसी गैर के बहकावे में आकर अपने ही सगे भाई को डाकुओं के हाथों में सौंप देगा। क्या तुझे जरा भी एहसास नहीं हुआ कि तेरा भाई किस खतरे में पड़ सकता है? पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं माफी मांगता हूँ। मैं किसी की चाल में फंस गया था। मुझे लगा कि आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते, इसलिए आपने मुझसे यह सब छुपाया। मैं भावनाओं में बह गया और इतना बड़ा कदम उठा लिया। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस मूर्खता से मेरा ही भाई मौत के मुंह में चला जाएगा। पिताजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। राजू, तू मेरा ही बेटा है, क्या तू इतना भी नहीं समझ पाया? मैंने भोला से कहा भी था कि सही समय आने पर हम तुझे सब कुछ बता देंगे, लेकिन उससे पहले ही तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया। सिर्फ एक गलत फहमी के कारण तूने अपने ही भाई को मौत के दरवाजे पर पहुंचा दिया। राजू की आंखें झुक जाती है। फिर राजू के पिताजी राजू को माफ कर देते हैं। मोहित, तूने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया। मैंने तुझ पर भरोसा किया, अपने भैया को पकड़वाने की बात तुझसे कही और तूने मुझे ही पकड़वा दिया। क्या यही थी हमारी दोस्ती? राजू, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने पिताजी के कहने पर यह सब कर बैठा। मुझे लगा कि मैं सही कर रहा हूं, लेकिन अब समझ आया कि मैंने सबसे बड़ा धोखा दिया है। अब मेरे पास कोई नहीं है। राजू, मेरे पिताजी पुलिस के पास चले गए हैं। वे जेल में बंद हो चुके हैं। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं पूरी तरह अकेला रह गया हूं। यह सुनकर राजू के पिताजी, जो अब तक चुपचाप खड़े थे, आगे बढ़ते हैं। उनकी आंखों में स्नेह और करुणा झलक रही है। वे मोहित के कंधे पर हाथ रखते हैं, जिससे मोहित चौंक कर उनकी तरफ देखता है। बेटा, तेरे पिताजी जेल में चले गए तो क्या हुआ? इसका मतलब यह नहीं कि तू अकेला रह गया। याद रख बेटा, कोई रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता, बल्कि अपनापन और विश्वास से बनता है। आज से मेरे 2 बेटे नहीं 3 बेटे हैं। तू भी आज से मेरा बेटा है और मेरे साथ चल। तू भी आज से हमारे